Dear students, good morning to all of you. आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर जो डिफरेंट गैस लॉज हैं उनको हम डिराइव करेंगे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एटसेट्रा। इन सब गैसेस लॉ की डेरिवेशन आप कर चुके हैं पहले भी। आज हम इन्हीं गैस लॉज को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ हम लेते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर पर, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम वॉल्यूम होता है। तो हम इस बॉयल्स लॉ को डिराइव करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय mn c स्क्वायर बार by 3v। m small m is mass of each molecule of the gas, n number of molecules in the given sample of gas, v volume of the gas, या जिस कंटेनर में गैस रखा गया उस कंटेनर का वॉल्यूम v, और c स्क्वायर बार इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये होता है। हमको मालूम है कि सिंस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल हालांकि अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। दे आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज इन द गैस, लेकिन उन सब का हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लें। एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो मिलता है हाफ mc स्क्वायर बार, हाफ इंटू मास इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ये सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है कि 2E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बार। तो मैं mc स्क्वायर बार की जगह 2E रख सकता हूँ, and therefore P will be equal to 2E into N upon 3V। अब जो E है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये गैस का टेम्परेचर कैपिटल T है, तो E बराबर मिलता है 3/2 kT। E इज गिवन बाई 3/2 kT। तो रख दीजिए, तो P इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3/2 kT इंटू N डिवाइडेड बाई 3V। नहीं, 3 तो हम ले चुके हैं, तो 3 कैंसल, V कैंसल, here we cancel हो गया। अब फॉर ए गिवन गैस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल इज ए कांस्टेंट, n कांस्टेंट होगा। k तो भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t यदि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो राइट हैंड साइड आपका पूरा कांस्टेंट हो गया, ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर
KTN इक्वल टू कांस्टेंट, KTN जो होगा वो कांस्टेंट होगा, एंड देयरफॉर P is proportional to 1 by V. This is the Boyle's law. At constant temperature, pressure of a gas, given gas, is inversely proportional to volume. या उल्टा भी बोल सकते हो, ठीक। तो इस तरह से हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बॉयल्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। तो अगला गैस लॉ है चार्ल्स लॉ। Charles law. At a constant pressure, बॉयल ने क्या रखा था? टेम्परेचर को कांस्टेंट। चार्ल्स क्या करते हैं? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। एक गैस के पास 3 वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और एक के चेंज होने के साथ बाकी 2 भी चेंज होते हैं। तो एक में जो वेरिएशन आया उसके अनुसार 2 में क्या क्या वेरिएशन आया, इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या किया लोगों ने? किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा और बाकी 2 में किस तरह से रिलेशन मिलता है इसकी स्टडी उन्होंने की। तो चार्ल्स ने क्या रखा? प्रेशर को कांस्टेंट। और प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है इसकी उन्होंने स्टडी की। तो क्या पाया उन्होंने? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। कि टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ता जाएगा। कब? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख करके ये काम उन्होंने किया। तो फिर से आ जाइए, सिंस द प्रेशर ऑफ ए गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज गिवन बाय mc² बार अपॉन 3v। ठीक है, सिंस हाफ mc² बार is equal to average kinetic energy of each molecule E and it is equal to 3/2 kT। हम सीधा रख देते and therefore mc² बार is equal to 3 kT। 3 kT। तो चलिए इसमें रखते हैं और V को मैं इस तरफ ले आता हूँ। तो PV is equal to n इंटू mc² बार की जगह रख रहे हैं 3 kT डिवाइडेड बाई 3। V इस तरफ आ चुका है। तो 3 और 3 तो हो गया कैंसिल, 3 और 3 हो गया कैंसिल। तो क्या मिला गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू NKT। PV इज इक्वल टू NKT। अब यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूं, प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहे, तो एट कांस्टेंट प्रेशर V is equal to NK by P into T and therefore V is proportional to T। क्योंकि N is a constant for a given gas, K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमको मालूम ही है, और P को भी हमने कांस्टेंट रख लिया, P को भी हमने कांस्टेंट बना लिया। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट हुआ, तो V is directly proportional to T। This is Charles law। At constant pressure volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature। तो इस तरह से हम चार्ल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ जिसको कि हम गैलो-सॉक लॉ भी कहते हैं।
क्या कहता है, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी वॉल्यूम को यदि कांस्टेंट रखा जाए एक गैस का, तो उसका प्रेशर सीधे सीधे उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल मिलता है। ये है प्रेशर लॉ फॉर ए गैस। तो चलिए इसको भी डिराइव करते हैं, बहुत आसान है। देखो P इज इक्वल टू mNc स्क्वायर बार अपॉन 3V सिंस mc स्क्वायर बार इज हाफ mc स्क्वायर बार इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी E and it is given by 3/2 kT, and so that mc square bar is equal to 3 kT, and that's why the pressure is equal to n into 3 kT upon 3V। तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया। अब यदि हम गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम को चेंज ना करें, तो N K V ये सबके सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम N K अपॉन V इक्वल टू कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा। एंड देन द P इज प्रोपोर्शनल टू T। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। So this is the pressure law in a gas। तो इस तरह से हम इसको भी डिराइव कर लेते हैं, प्रेशर लॉ। तो नेक्स्ट है फोर्थ एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो क्या कहते हैं कि इक्वल प्रेशर इक्वल टेम्परेचर पर सभी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं। यदि कुछ गैस हमने लिए हैं एट इक्वल प्रेशर एंड इक्वल टेम्परेचर, कुछ गैस जार में हमने गैसेस भरे हुए हैं, अलग अलग गैसेस भरे हुए हैं, सबके प्रेशर इक्वल हैं, सबके टेम्परेचर भी इक्वल हैं, और सबके वॉल्यूम भी मान लीजिए इक्वल हैं। तो सभी सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, भले वो कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी गैस है, सभी जगह सभी सैंपल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि हैवी मॉलिक्यूल है तो उसके पास कम मॉलिक्यूल होंगे, लाइट मॉलिक्यूल है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे। जैसे हाइड्रोजन लाइट गैस है, कंपेरेटिवली ऑक्सीजन हैवी है उससे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के सैंपल में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ऑक्सीजन के सैंपल में कम मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं, एवोगाड्रो कहते हैं सब जगह मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर और एट इक्वल प्रेशर एंड इक्वल टेम्परेचर द गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम contain equal number of molecules। This is the Avogadro's law। ठीक है, तो चलिए डिराइव करते हैं। फॉर ए गैस, किसी गैस के लिए मान लीजिए कि प्रेशर P1 है, M1 N1 C1 स्क्वायर बार बाई 3V1, इतना होगा। अब जैसे कि हमको मालूम है कि हाफ M1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू E1, उसके हर एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये।
and it is equal to 3/2 kT। 3/2 kT 1 मान लेते हैं इसका टेम्परेचर, तो रख दे तो क्या मिल गया, P1 इज इक्वल टू N1 M1C1 स्क्वायर बार कितना हुआ 3 kT1 by 3V1, 3 और 3 कैंसिल, एंड देन N1 इज इक्वल टू P1V1 by KT1, इतना होगा। सिमिलरली फॉर अनदर गैस, कोई एक और गैस है, उसके लिए क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू P2V2 बाई KT2। अब मान लीजिए कि दोनों गैस के प्रेशर इक्वल हैं, दोनों गैस के टेम्परेचर इक्वल हैं, दोनों गैस के वॉल्यूम भी इक्वल हैं। इफ P1 इक्वल टू P2, V1 इक्वल टू V2 एंड T1 इक्वल टू T2, दोनों के प्रेशर, दोनों के वॉल्यूम, दोनों के टेम्परेचर इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2 इक्वल टू, मान लो C के बराबर है कांस्टेंट, तो N1 इज इक्वल टू C बाई K एंड N2 इज इक्वल टू आल्सो C बाई K। P1V1 T1 की जगह C रखा, P2V2 T2 की जगह C रखा, तो N1 मिला C बाई K, N2 भी मिला C बाई K, इट मीन्स N1 इज इक्वल टू N2, मीन्स both the gas contain equal number of molecules, कि दोनों में मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। तो अगला हम डिराइव करते हैं डाल्टन्स लॉ। of partial pressure, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि मान लीजिए कि किसी गैस जार में कुछ गैसेस का मिक्सचर भरा हुआ है, उसमें हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सबके मिक्सचर भरे हुए हैं एक बर्तन में। तो सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर इक्वल हुआ, एक ही बर्तन में है तो सबका टेम्परेचर सेम रहेगा, और सभी गैसेस के मॉलिक्यूल को उस पूरे बर्तन का वॉल्यूम अवेलेबल है, उस पूरे वॉल्यूम में वो इधर उधर घूम सकते हैं। तो गैसेस के लिए, सभी गैसेस के लिए वॉल्यूम भी इक्वल हुआ, बराबर हुआ। तो डाल्टन कहते हैं ऐसे केसेस में उस गैस का टोटल प्रेशर, उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर, वहाँ जो अलग अलग गैसेस हैं उनके अपने अपने प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो एक मिक्सचर में अलग अलग गैसेस ने कितना प्रेशर डाल रखा है, इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर, कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, ये सब अलग अलग पार्शियल प्रेशर होंगे, और इन्हीं सारे पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होगा। दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो लेट ए मिक्सचर of gases
इज फिल्ड इन ए बेसन, कि एक बर्तन में गैसेस के मिक्सचर भरे हुए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं 2 गैस लेता हूँ, अब 2 गैसेस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर N1 एंड N2। एक गैस के N1 मॉलिक्यूल, दूसरे गैस के N2 मॉलिक्यूल। एंड masses of each molecule are M1 and M2। एक गैस का M1 है, दूसरे गैस का M2 है। ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट गैस इट्स पार्शियल प्रेशर इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू M1 N1 C1 स्क्वायर बार बाई 3V। ध्यान देना कि वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। अब हमको मालूम है कि हाफ M1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी E, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड इट इज इक्वल टू 3/2 kT। क्या टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है, चलिए 3/2 kT। तो मैं M1 C1 स्क्वायर बार की जगह रख सकता हूँ 3 kT। तो P1 इज इक्वल टू N1 और M1 C1 स्क्वायर बार की जगह हो गया 3 kT अपॉन 3V। So it is equal to N1 3 kT, 3 तो कैंसिल हो रहा है, N1 kT अपॉन V, इतना मिला। तो N1 मिल गया P1V अपॉन kT, N1 हुआ P1V अपॉन kT। सिमिलरली N2 will be equal to P2V अपॉन kT। राइट, इतना मिलेगा। इफ टोटल प्रेशर of the mixture ये मान लेते हैं P के बराबर है, P के इक्वल है, तो N1 प्लस N2 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा P इंटू V अपॉन KT। राइट, टोटल प्रेशर इंटू टोटल वॉल्यूम अपॉन द टेम्परेचर इंटू K। अब यहाँ पर मैं N1 N2 की वैल्यू रख दूँ तो हमको मिल रहा है P1V अपॉन KT प्लस P2V अपॉन KT इज इक्वल टू PV अपॉन KT। तो देख रहे हो कि VKT तो सब में कॉमन है, कैंसल, एंड देयरफॉर P द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2।
दिस इज डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कि गैसों के एक मिक्सचर का टोटल प्रेशर अलग अलग गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमको मिलता है। जहाँ से आपके जेई में, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं कि हमने क्या किया कि सेम टेम्परेचर पर कुछ गैसेस अलग अलग बर्तन में भरे हुए हैं, उनके वॉल्यूम V1 है, V2 है, और उस दोनों गैस को एक तीसरे बर्तन में भर दिया जिसका वॉल्यूम V है। टेम्परेचर सबके सेम है मान लीजिए, तो एक गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, सेम टेम्परेचर पर रखे हुए दूसरे गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। इन दोनों को हमने एक तीसरे बर्तन में भर दिया जिसका वॉल्यूम V है, तो उस मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा आप यहाँ से बता सकते हो। KT तो कॉमन हो गया, कैंसल। अब यहाँ V की जगह V1 हो गया, V की जगह V2 हो गया और V की जगह V रहा है। तो इफ गैसेस ऑफ प्रेशर P1 and volume V1 is mixed, is mixed with a gas of pressure P2 and volume V2 in a vessel of volume V, then final pressure P is given by PV is equal to P1 V1 प्लस P2 V2, यहीं से मिल जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाएं कि पहले गैस का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, दूसरे का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2, इनको हमने एक बर्तन में मिक्स किया जिसका वॉल्यूम V है, और उस मिक्सचर का टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर वाले गैसेस को जब मिक्स करोगे तो जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर मान लीजिए T आता है, तब उसका प्रेशर P कितना होगा आप यहाँ से उसके लिए भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्या कि बस K कॉमन हुआ, क्या कांस्टेंट हुआ, कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब अलग अलग हैं। तो इन जनरल P1 V1 by T1 plus P2 V2 by T2 will be equal to PV upon T। ठीक है ना, इतना मिलेगा। यदि अलग अलग टेम्परेचर के साथ हैं तो आप अपने प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करोगे। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर प्रॉब्लम मैंने देखा यहाँ से आते हैं, कॉमन टेम्परेचर वाले गैसेस का मिक्सचर का, तो आप इसको भी और अगर अलग अलग आते तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ऑफ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, बस और कुछ नहीं। तो ये है, तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया। यदि सबके टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर कैंसिल, सब एक ही बर्तन में भरे हुए हैं तो सबके लिए वॉल्यूम भी सेम हो गया तो वॉल्यूम भी कैंसिल, तो आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। अदरवाइज जो कांस्टेंट है उसको रख करके बाकी को लीजिए आप। तो ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और लास्ट में एक और गैस लॉ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, फैलते हैं।
तो किस रेट से डिफ्यूज होते हैं, तो ग्राहम कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas R is proportional to 1 by root rho. This is the Graham's law of diffusion. तो चलिए इसको डिराइव करते हैं फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसको हम डिराइव करते हैं सिंस P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर बार। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक फॉर्म ये भी है कि प्रेशर हम यहाँ से भी देते हैं इतना, तो 1/3 रो, और इसको मैं लिख सकता हूँ CRMS का स्क्वायर। इसको CRMS का स्क्वायर। सी स्क्वायर बार का जो रूट निकलता है इसी को तो RMS वेलोसिटी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सी स्क्वायर बार क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ। एंड देन CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3p/ρ, 3p/ρ। और CRMS स्क्वायर is proportional to 1/ρ and therefore CRMS is proportional to 1/√ρ। CRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और गैस यदि मूव कर रहे हैं यानी गैस फैल रहा है, और इसी प्रोसेस को तो कहते हैं डिफ्यूजन। तो दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सिंस रेट ऑफ डिफ्यूजन R is proportional to CRMS कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज वेलोसिटी है उसी के प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, एंड दैट्स वाई द R is proportional to 1/√, द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो बच्चों इस तरह से हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जितने भी गैस लॉ हैं सबको डिराइव कर सकते हैं, सबको पा सकते हैं। और इसलिए आपके लिए मेन लॉ क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वहीं से सारे गैस लॉ डिराइव्ड हो रहे हैं, ये आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और मैं समझता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट, सारा डेरिवेशन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद जो भी गैस लॉ का डेरिवेशन आपसे पूछा जाए आप उसको डिराइव करके दे सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।